आज के शो में। यही सोचकर प्लाट लिए थे कि अपना घर होगा। अपनी और बच्चों की ख्वाहिशात को मार कर किस्तें दी थी कि अपने घर का हाँ पूरा होगा। आज डॉक्टर अमजद इस दुनिया से चले गए। जिस तरह वो दुनिया से खाली हाथ गए और साथ कुछ नहीं लेके गए, आज उनकी औलाद आज फातिहा कहने भी नहीं पहुंच सकी। ये दूसरे लोगों के लिए इबरत है और मेरी हुकूमत और इनकी बेगम से दरख्वास्त है कि वो हमें हमारा हक दिया जाए। ईडन हाउसिंग के मालिक डॉक्टर अमजद की वफात सबक आमेज दास्तान। डॉक्टर अमजद की तदफीन के वक्त ईडन मुतासरीन का एहतजाजी मुजाहरा। डॉक्टर अमजद की वफात के बाद मुतासरीन में पैदा शुदा खदशात कितने दुरुस्त? 11,000 से जायद मुतासरीन के 13 अरब रुपए का मामला क्या रुख इख्तियार करेगा? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। नाज़रीन, ईडन हाउसिंग ऐसा मामला है जिसके ऊपर हमने और बहुत सी हाउसिंग सोसाइटीज़ के ऊपर आपने देखा होगा, इस प्रोग्राम के अंदर हमने फैक्चुअली रिपोर्टिंग की है कि किस तरीके से मामलात, और ज़्यादातर केसेस में हमने ये देखा है कि जो लेआउट प्लान अप्रूव्ड है उससे ज़्यादा प्लॉट्स भेज दिए जाते हैं। फिर आम आदमी की जमा पूंजी इंस्टॉलमेंट्स की सूरत में, यानी जमा पूंजी वो गरीबी आदमी होता है जो इंस्टॉलमेंट्स पे देता है, क्योंकि जिनके पास पैसा होता है वो कैश पे फुल पेमेंट करते हैं। इंस्टॉलमेंट्स पे लोग लेते हैं, फिर वो जमा पूंजी इस पर जमा होती रहती है और फिर वो किस तरह से जब प्लॉट निकलने का वक्त आता है तो कहते हैं जी पोजेशन नहीं है, ऑन ग्राउंड नहीं है फाइल। बहुत सी हाउसिंग सोसाइटीज़ में इस तरह के रोज़ हमारे पास भी ऐसी कंप्लेंट्स आती रहती हैं कि मामला आते हैं सामने। लेकिन ये मामला जो आज आपके सामने रख रहे हैं, ये इंतहाई, अगर इसमें मैं आपको कुछ फुटेजेस और फोटोज़ आप देखेंगे तो इसमें यकीनी तौर पे दिल आज़ारी होगी कुछ लोगों की जो ख़ानदान वाले हैं ईडन हाउसिंग के डॉक्टर अमजद के। लेकिन ये मकसद नहीं है। मकसद आज इस प्रोग्राम का पहले आपको ये बताना है कि अगर आप जो भी आपने कमाया और अल्लाह ताला आपको बहुत दौलत दे, लेकिन जो भी हो हक हलाल का हो और किसी का हक मार के ना हो। क्योंकि यहाँ पर जो मामला डॉक्टर अमजद की इस वक्त वफ़ात हुई, उसके बाद उनकी तदफीन हुई, वो मनाजिर ऐसे हैं जो मैंने ऐसे दिलखराश मनाजिर शायद पहले किसी जनाजे के नहीं देखे। मैं यहाँ पर हूँ, हम सब जानते हैं कि हमारी जो रसूमात हैं, हमारे जो रिवायात हैं, हमारे जो मज़हब में है कि मरहूम होता है तो हम उसको यकीनी तौर पर कभी भी कोई नहीं, मरहूम को भले जितने भी हमें पता हो हम नहीं कहते, और ये हमें सिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और था, इसके बरक्स था। यहाँ पर हमने देखा कि तदफीन के वक्त ना खुतबे उठाने के बजाय वहाँ पर लोग प्ले कार्ड, वहाँ पे इस पर बैनर्स उठा के खड़े हुए थे जो ईडन के मुतासरीन थे, और ये मुतासरीन जिनकी तादाद 11,000 से ज़्यादा है और इनके 13 अरब रुपए डूब चुके हैं इस सोसाइटी में। 13 अरब रुपए डूब चुके हैं। ये 2008 से रुल रहे हैं लोग और सालों से ये मामला चल रहे हैं। ये निकल गए कनाडा, इनकी फैमिली कनाडा फ़रार हो गई, फिर ये गिरफ्तार हुआ एक बेटा, फिर ये वापस आए, प्ली बार्गेन हो रहा है जी, अब पैसे वापस आ रहे हैं, लूटी हुई रकम की वापसी हो रही है। ये रेफरेंस है, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास जो आज इस प्रोग्राम में जिस तरह हम बात करते हैं, हम हमेशा फैक्ट से बात करते हैं, आपके सामने डॉक्यूमेंट से बात करते हैं। लेकिन ये आज भी मुतासरीन इस मौत के बाद जो सबक है सबके लिए, वो ये है नाज़रीन के जो भी कमाए हक हलाला कमाए। ऐसे जनाजा जिसके अंदर तदफीन के वक्त भी जो हमने सुना कि शायद रिश्तेदार कब्रिस्तान तक नहीं जा सके क्योंकि एहतजाज हो रहा था, तो फिर शायद जो मुलाजमीन थे उनके ज़रिए तदफीन करवाई गई, फिर पुलिस को आना पड़ा। ये पूरा जो मनाजिर था ये दिल खराश मनाजिर है, कोई भी नहीं चाहेगा। ये दिल आज़ारी हमारी भी होती है ऐसी चीज़ें देख के, लेकिन सबक आमोज़ है। ये उन लोगों के लिए जो कि कहते हैं कि लूटो रकम, जो भी करो, लोगों का हक मारो, और उसके बाद फिर ये आपको उस वक्त फेस करना पड़ता है। ये देखें ज़रा, इससे सबक सीखें, इबरत सीखें। इस सूरत हाल के ऊपर हमने डीजी नैब लाहौर से वक्तन फ़वक्तन बात भी की। आज भी मेरी नैब जो उस वक्त ज़राए उनसे बात हुई है इस प्रोग्राम के सिलसिले, क्योंकि हम जब प्रोग्राम करते हैं तो पहले मौक़िफ़ नैब का तमाम अफसरात का लेते हैं। एक ख़त मैं आपको दिखाता हूँ 20 जून 2018 का, जब इनके तमाम असासे जब ये मुल्क से फ़रार हुए तो इनके तमाम असासे नैब ने फ्रीज़ करने के लिए ख़त लिखा। जो अंडर सेक्शन 12 था, नैब ने एसेट्स फ्रीज़ किए इनके। और उसके बाद मेरे पास एक और डॉक्यूमेंट भी है जिसके अंदर पूरी तवील फहरिस्त है इनकी जायदादों की, जो डीसी ने वैल्यूएशन करवाई है, जो 2021 में अप्रैल के अंदर हुई है। लेकिन 18 के अंदर 20 जून 2018 को यह खत लिखा गया था एसेट्स फ्रीज के हवाले से, और नैब ने कहा कि सेक्शन 12 के तहत इनके तमाम असासा जात को फ्रीज कर दिया जाए। और ठीक 5 दिन बाद 25 जून 2018 को डीजी नैब लाहौर इस प्रोग्राम में हमारे साथ थे, और उन्होंने क्या गुफ्तगू फरमाई थी इनके एसेट्स फ्रीज थे, क्योंकि जो उनकी मालियत कितनी थी उन एसेट्स की, क्योंकि ये वो खत है जो 20 जून 2018 को लिखा गया, ज़रा देखें स्क्रीन पे भी आ रहा है। और 25 जून 2018 को डीजी नैब लाहौर क्या कहते थे, लेट्स हियर दिस आल्सो, उन्होंने क्या कहा, लेट्स हियर दिस।
इस सारे केस के अंदर, इस सारे के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो कामयाबी होती है किसी भी इदारे की, वो ये होती है कि उस लूटने वालों के एसेट्स को फौरन आप पकड़ें, उनको कॉशन करें, उनको फ्रीज करें। तो आपको ये सुन के खुशी होगी कि इस शख्स के हमने 15 से 20 अरब के असासे नैब ने अपनी तहवील में ले लिए हैं, कॉशन कर दिए हैं, फ्रीज कर दिए हैं, ताकि वो जो 13 अरब की अमाउंट हमें कमोबेश पता चल रही है कि वो सारी की सारी इन लोगों का हक इन तक पहुंचाया जा सके। तो 13 अरब की अमाउंट है। अच्छा, इन जो असासाजात के हवाले से आपको बताया कि डीजी नैब लाहौर ने कहा कि हमने मुंजमद कर दी है, ये मैंने आपको खत दिखाया है जिसमें लिखा है कि हाँ हमने फ्रीज कर दी है। फिर एक रेफरेंस भी आपको जो नैब ने रेफरेंस दायर किया है उसमें इनकी मालियत पे भी बात करते हैं। उसमें इस रेफरेंस में लिखा है जो इन एसेट्स की मालियत है वो टोटल इन्होंने बताया 17.8 अरब रुपए जो प्रेजेंट वैल्यू, जो पोटेंशियल वैल्यू है, और उसमें अगर डेवलपमेंट करी जाए, डेवलपमेंट कॉस्ट शामिल की जाए तो वो 1.5 अरब की बनती है। और उसके बाद इनकी मालियत बनती है 27.3 अरब और टोटल रिलाइजेबल वैल्यू 25 अरब है। यानी जब ये खत लिखा गया था नाज़रीन तो ये 15 से 20 अरब बताई, उस पर शायद अंदाजा था। रेफरेंस क्योंकि अब दायर हुआ है 3-4 साल बाद, तो इसमें बताया गया कि ये मालियत तकरीबन 25 अरब रुपए से ज़्यादा है असासाजात की, डॉक्टर अमजद के और उनके अहल खाना के। और इसमें एक और बात बड़ी अहम है जो हम आगे बात करेंगे प्रोग्राम में, कि इसमें सिर्फ डॉक्टर अमजद नहीं है जो अक्यूज्ड हैं, उसमें मुर्तज़ा अमजद, मिसेस अंजुम अमजद और मुस्तफ़ा अमजद हैं। और कहा जा रहा है कि इनके 2 बेटे यानी मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा तो पाकिस्तान में नहीं है, उनकी अहलिया अंजुम इस वक्त जो है वो हैं पाकिस्तान में, लाहौर में मौजूद हैं। तो ये हम पूछेंगे सवाल कि नैब आखिर क्यों नहीं अरेस्ट कर रहा है, लेकिन जो मैंने बताया कि असासों की वैल्यू 25 अरब रुपए है। आज जो नैब लाहौर से हमने इस वक्त मुख्तलिफ नैब के ज़राए से मौक़िफ़ लिया है, पता चला कि इब्तदाई तौर पर, क्योंकि लोग हमसे ये पूछ रहे हैं, बहुत से लोगों ने कि हमने से प्रोग्राम किया था, तो आज पूछ रहे हैं हमसे कि यार इनकी वफ़ात के बाद इनके जो भी मामलात हैं, ये जो इनके लेन देन है, जो भी रकम वापस होनी है, ये हमें मिलेगी नहीं मिलेगी। लोगों के जहनों में सवाल आ रहा है जो कि जायज़ सवाल है कि आखिरकार ये केस का क्या होगा, ये पैसे वापस जो हमारे डूब गए, जमा पूंजी हमारी डूब गई, ये हमें वापस मिलेगी या डूब गई, हम क्या समझें इसके बारे में। तो नैब ने हमें बताया कि जो मेरी बात हुई कि इब्तदाई तौर पर तकरीबन इनकी तरफ से, यानी डॉक्टर अमजद की तरफ से 13 अरब रुपए की एक प्ली बार्गेन एप्लीकेशन थी, जो बाद अज़ां बढ़ के प्ली बार्गेन से मतलब कि 13 अरब रुपए ये चाह रहे थे कि वापस करना, उसके बाद ये रकम बढ़कर 15 अरब रुपए हो गई। लेकिन नैब जो चाहता है कि ये कुल जो 25 अरब रुपए जो मैंने आपको बताया कि जो इनके एसेट्स हैं 25 बिलियन रुपीज़ के, तो नैब ये चाहता है कि टोटल 25 अरब रुपए की जो प्ली बार्गेन है वो इस वक्त हो। और इस नैब ये चाहता है, जिसका फैसला चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल की सरबराही में एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास ने करना है, जिसकी बाकायदा मंजूरी में उसके बाद मौजूद अदालत से जो है इस पर इसकी परमिशन ली जाएगी कि प्ली बार्गेन करना है या नहीं करना है। तो इनके एसेट्स के हवाले से ये जो नैब ने फ्रीज किए हुए हैं, तो नैब प्ली बार्गेन के हवाले से मराहिल में है। नैब ये कहता है कि पहले 13 अरब थी, फिर 15 अरब थी, फिर 25 अरब हम चाहते हैं कि हो जाए, लेकिन उनके जो मुतासरीन हैं ईडन के, वो चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द अजाला हो हमारे लूटी हुई रकम का। मेरे साथ मुतासरीन भी प्रोग्राम में मौजूद है। नैब का मैंने और भी हवालों से मौक़िफ़ लिए, जो सवाल मैंने भेजे थे मुख्तलिफ, मैं आपको बताता रहूँगा कि क्या उन्होंने कहा है मुख्तलिफ हवालों से। मरियम एजाज साहिबा मुतासरीन से, रमीज़ राजा जो हैं मुतासरीन की नुमाइंदगी लाहौर से, और जनाब शहजाद भट्टी साहब साबिक डीजी नैब इज़ ऑल्सो विद अस। लेट्स टेक अ ब्रेक। इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इस अहम तरीन मामले पे, समग आमेज़ दास्तान के ऊपर गुफ्तगू होगी इस मुख्तसर ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन आपके सामने कुछ अहम सवालात उठाएं, आपको एक सबक आमेज़ दास्तान सुनाई है जिसको देखकर यकीनी तौर पर हम सब के लिए सबक है। जो ये सोचता है कि किसी का हक मान ले और फिर उसके बाद जो तदफीन में होता है वो आखिरी रसूमात होती हैं, उस पर जो हम देख रहे हैं, जो हमने वहाँ देखा सब कुछ, वो दिल खराश है यकीनी तौर पर। उसके बाद कोई भी नहीं कह सकता कि इस तरह का जनाजा किसी को नसीब हो। मेरे साथ मरियम एजाज साहिबा, जिस तरह मैंने कहा, रमीज़ राजा साहब हैं, शहजाद भट्टी साहब साबिक डीजी नैब भी हमारे साथ मौजूद है। रमीज़ राजा साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा पहले, क्योंकि मैं इससे पहले कि नैब ने मुझे क्या बताया, मुझे बताएं आपकी चेयरमैन नैब से मुलाकात हुई थी, आपसे मुराद आप लोगों की मुलाकात हुई थी, उसमें आपको क्या गारंटी दी गई थी, क्या बोला गया था चेयरमैन नैब की तरफ से, और कब हुई थी ये मुलाकात? सर, चेयरमैन नैब जब लाहौर आए थे तो हमने नैब के ऑफिस के बाहर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था जी, और उसके बाद चेयरमैन नैब साहब ने हम सबको अंदर बुलाया, बड़ी इज्जत से बैठाया, और बैठाने के बाद हम सब की बात सुनने के बाद उन्होंने कहा जी हम आपसे 6 हफ्तों का वादा करते हैं, और 6 हफ्तों में आपका जो है ना, आपकी जो रकूम है उसको हम मौजूदा मार्केट या जो भी वो रिकवर कर सकते हैं उसके मुताबिक आपको दी जाएंगी।
ये बात है 2018 अक्टूबर की। आज देख ले 2 साल से ऊपर इस बात को हो गए हैं और चेयरमैन साहब 2 महीने बाद रिटायर होने वाले हैं। तो हमारा तो ये मुतालबा है कि चेयरमैन साहब आपने हमसे वादा किया था 6 हफ्तों का, हमारे हौसला देखें कि हमने फिर भी 2 साल निकाल दिए। बराए मेहरबानी आप अपनी रिटायरमेंट से पहले इस केस का फैसला करके जाएं। और ये केस लाहौर में सबसे पुराना केस है, तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ के फैसले हो चुके हैं, उनके मुतासरीन को उनकी रकूम और प्लॉट्स मिल चुके हैं, लेकिन ईडन का फैसला आज तक नहीं हुआ और ना ही ईडन के केस में आज तक कोई गिरफ्तारी हुई है। इनकी चेयरमैन नायब साहब ने 4 बंदों को नॉमिनेट किया, 2 पाकिस्तान में थे, डॉक्टर अमजद और उसकी अहलिया। डॉक्टर अमजद ज़मानत पे था, उसकी बेगम भी ज़मानत पे भी थी, लेकिन दोनों में से लास्ट पेशी पे इनकी ज़मानत कैंसिल हो गई है। तो हमारा तो मुतालबा है कि इसमें किस केस में गिरफ्तारी की जाए और जो इनकी 24 अरब रुपए की जायदाद है उसको फौरन नीलाम किया जाए और मुतासरीन को रिलीफ दिया जाए। पहले जो आपसे वादा हुआ था उस वादे में कितने लोग थे आपके साथ, क्योंकि ये वादा मतलब बाकायदा ऑफिशियली मीटिंग में हुआ, कितने अफराद थे आपकी तरफ से जो अंदर गए थे मुतासरीन में, जो सबने सुना है या आपने सुना है, क्या हुआ था ये वादा, ऑफिशियली हुआ था ये वादा? या इस एहतजाज में हमारे साथ तकरीबन 200 से ज़्यादा लोग थे और 200 से ज़्यादा लोग अंदर गए थे और तमाम लोगों के सामने चेयरमैन साहब का ये वादा था। अच्छा भट्टी साहब, पहले इसी वादे से शुरू करते हैं। 6 हफ्ते का वादा 3 साल पहले किया गया था 200 अफराद से। चेयरमैन नैब, एक बड़ा नाम चेयरमैन नैब है, अथॉरिटी के साथ वो 6 हफ्ते की टाइमलाइन देते हैं। वो इस वादे से पहले शुरू करें भट्टी साहब, ये तो वादा वफा नहीं हुआ, इन लोगों की ग्रीवेंसेस वहीं की वहीं हैं, बल्कि बढ़ती जा रही हैं रोज़ बरोज़ जिस तरह टाइम पास हो रहा है। भट्टी साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ान, मुझे वैसे ये तो नहीं पता कि 6 हफ्ते का उन्होंने जो वादा किया वो किस बेस पे किया, लेकिन बड़ी सीधी सी बात है, जब इस तरह का एक स्कैम होता है जो पब्लिक एट लार्ज का है और जिसमें 11-12 हज़ार लोगों की मुतासरीन इसमें मौजूद हैं, तो ये क्लेम इकट्ठे करने में ही साल लग जाता है। 12,000 लोगों के क्लेम, उनकी छांटी करना, उनकी तस्दीक करना एक बहुत ही लंबा काम है, क्योंकि एक क्लेम आता है उसको पूरे डॉक्यूमेंट से तस्दीक किया जाता है कि ये जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन है, और फिर उनकी लिस्टें बनाई जाती हैं। तो एक बड़ा टीडियस काम है, बड़ा लंबा काम है। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि ये आपके पास पैसे तो मौजूद होते नहीं हैं। जैसे शहजाद सलीम साहब ने कहा कि पहले ये ऑटोमेटिक होता है, जैसे इंक्वायरी शुरू होती है सेक्शन 23 के तहत ये कॉशन हो जाती है, लेकिन सबसे अच्छा काम ये होता है कि आप उनके सारे ट्रैक कर लें, ट्रेस कर लें जितने एसेट हैं, और उनको फिर सेक्शन 12 के तहत फ्रीज कर लें, और उसके बाद उसको फौरन कोर्ट में पेश किया जाता है ताकि कोर्ट उसकी इंडोर्समेंट कर दे, और तब ये फ्रीजिंग जो है वो लागू हो जाती है। अब ये इतने लोग जो मुतासिरीन हैं, इनके अपने ग्रज हैं, इनकी अपनी वाकई ही ये बेचारे, मैं खुद जानता हूँ बहुत सारे लोगों को, बहुत गरीब लोगों को, जिन्होंने अपनी जमा पूंजी एक एक पैसा, दिहाड़ियों के पैसों में से, वो 3-3 मरले के भी एयरटेल ने प्लॉट दिए हुए हैं लोगों को, अनाउंस किए थे। तो आप अंदाजा करें कि 3 मरले जो बंदा प्लॉट खरीद रहा है वो बेचारा, वो दिहाड़ीदार था, उसने उसमें से पैसे निकाल के दिए हुए हैं। ये इनकी बेचारों की जो बात है वो जेन्युइन है, लेकिन नैब की अपनी प्रॉब्लम ये है कि जब तक वो सारा कुछ करते हैं, नैब के अपने इख्तियार में नहीं है, वो चीज नहीं बेच सकते, ना ही कोई पैसे दे सकते हैं जब तक। एक बात यहाँ पे पहले थोड़ा समझने के नहीं है, जो प्ली बार्गेन का मामला है, जब प्ली बार्गेन की एप्लीकेशन चेयरमैन नैब मंजूर करेंगे, फिर कोर्ट में मौजूद अदालत में पेश होगी, फिर वहां से मंजूरी होगी, उसके बाद जो क्लेम फॉर्म्स हैं उसकी एवज रकम इनको मिलेगी ना। तो वो नैब तो अभी कह रहा है कि प्ली बार्गेन जो आज मैंने पूछा है, वो कहते हैं प्ली बार्गेन ही की जो रकम है उसका तयन 13 अरब 15 अरब 25 अरब हम चाह रहे हैं, तो इसमें नेगोशिएशन चल रही थी हमारी। ये नेगोशिएशंस में 3 साल निकल गया क्या? देखिए, पहली बात तो ये है कि नेगोशिएशन से मुराद ये नहीं है कि पैसे कम ज्यादा। याद रखिए, कानून ये कहता है कि जब एक रेफरेंस के अंदर जो पैसों की मकदार मुकर्रर हो गई है, यानी, और मुकर्रर करने का तरीका भी नैब के अंदर मौजूद है कि वो कैसे करते हैं, मुतासिरीन के जितने पैसे हैं वो जमा किए जाते हैं। और 2 तरीके होते हैं। अगर कोई एसेट बियॉन्ड मींस वाला केस होता तो उस पर आज की वैल्यू लगाई जाती, लेकिन इनके पैसे, जितने मुतासिरीन ने जो पैसे दिए उनको जमा करके उनसे लिए जाने हैं, वो पैसे नैब के इख्तियार में नहीं है कि वो पैसे कम या ज्यादा करे। लिहाजा जो रेफरेंस में अमाउंट एक दफा मुकर्रर हो गया है, उसके ऊपर बातचीत हो रही है कि वो देने हैं। वो कह रहा है मैं 13 दे दूंगा या 15 दे दूंगा या 17 दे दूंगा। नैब के चेयरमैन के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो कम कर दें, नहीं, वो कोर्ट कर सकता है। माफ कीजिएगा, कोर्ट अगर देखे कि ये नैब ने कैलकुलेशन में गलती है तो वो कोर्ट कर दे,
रेफरेंस फाइल हो चुका है, नैब अब उसमें कोई पैसे कम नहीं कर सकती, और प्ली बार्गेन में वैसे भी कोई पैसे प्ली बार्गेन पैसों की नहीं होती है। उस बंदे ने पूरे पैसे देने हैं जो रेफरेंस के मुताबिक फाइल हुए हैं, और ताकि हर बंदे को उसका पूरा हक जो है वो दिया जा सके। अच्छा, लेकिन मरियम साहब आपकी तरफ भी आऊंगा कि इस सवाल को लेकर आप थी क्या इस मीटिंग में, जो 200 आप ये कह रहे हैं कि लोग थे, और इस मीटिंग में चेयरमैन नैब ने उनको कहा 6 हफ्ते में पैसे मिलेंगे? मरियम साहबा जी, मरियम एजाज साहबा आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। आप थी इस मीटिंग में? ऐसा हुआ था, वादा हुआ था आपसे 6 हफ्ते में वैसे आपको 6 हफ्ते में अजाला हो जाएगा, आपको ऐसा कुछ बोला गया था? हाँ जी, बिल्कुल 6 हफ्तों का वादा किया गया था। अच्छा, 6 हफ्तों का वादा किया गया था, और उसके बाद हमने बारहा इनको दरखास्तें भेज के याद दहानी कराई, लेकिन इनमें से किसी ने अभी हमारी सुनवाई नहीं की। और 11,000 मुतासरीन ऐसे के ऐसे ही हैं, सिर्फ 1000 या 1200 मुतासरीन हैं जिनको कब्ज़ा मिला है, और कब्ज़ा भी उनको इस तरह से मिला है कि वो अभी अपने प्लॉट पे घर नहीं बना सकते। अभी LDA को उन्होंने फ़ाइन पे करने हैं, और LDA को अभी नैब ने ईडन ने अभी तक उनके पैसे जो हैं वो नहीं अदा किए। इस वजह से LDA उनको भी घर बनाने की इजाज़त नहीं दे रही। और जिन मुतासरीन को जो है प्लॉट या उनकी रकूम वापस करने का वादा किया हुआ था, वो भी अभी वैसे के वैसे ही हैं, जिसकी वजह से ये इबरतनाक जो है वो सबको देखने को सामने मिले हैं। ये तो अब डॉक्टर अमजद की बेवा को चाहिए कि वो एक जो बात है बेवा औरतों के ऊपर रहम करे। इसमें एक बात मरियम साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्योंकि आपने जो फिगर बताई, मैंने भी नैब से पूछी थी, वो कह रहे थे 11,800 तकरीबन 11,888 के करीब इफेक्टिव हैं, 1,196 को प्लॉट्स मिले हैं शायद। आप भी जिसका हवाला दे रही हैं 1100-1200 को प्लॉट्स मिले हैं। लेकिन ये जो बात मैं आपसे रमीजा साहब से पूछना चाहूँगा कि अभी जो शाद भट्टी साहब ने कहा कि एक बड़ा प्रोसेस होता है, लंबा होता है प्रोसेस, तो आप समझते हैं ये लंबा प्रोसेस है? किस तरह से आपकी नैब से बात हुई, बीच में खत व खताबत क्या हुई रमीजा साहब? जी ये देखें, ये जो शहजाद भट्टी साहब ने बात की है कि इतना लंबा ये प्रोसेस है, ये तमाम चीज़ें हो चुकी हैं। ये नैब ने रेफरेंस दाखिल कर दिया, नैब कोर्ट ने उसके ऊपर फैसला दे दिया कि 6 इसकी जितनी प्रॉपर्टी है इसको नीलाम किया जाए। उस पर 6 जो महीने हैं वो भी गुजर चुके हैं, और पीछे नैब इनकी प्रॉपर्टी नीलाम करने जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर अमजद पाकिस्तान आया, पाकिस्तान आने के बाद हाई कोर्ट में जाके उसने उसके ऊपर स्टे ले लिया। ठीक है, अच्छा एक ब्रेक हमें लेनी है, अभी तक इसकी प्रॉपर्टी नीलाम नहीं हुई। एक ब्रेक लेनी है मुझे, इसके बाद आते हैं सवाल जो अब उठाऊंगा कि गिरफ्तारी के हवाले से, क्योंकि एक बात अभी मरियम साहबा भी कह रही थी कि उनकी बेवाएं, अल्लाह ताला उन पे उस वक्त बुरी गुजरी है, उनके हवाले से तो उनको सब्र दे, लेकिन वो अक्यूज्ड हैं इस पूरे मामले में। आज भी नैब से बात हुई थी, तो नैब ये कहता है कि वो शेयर होल्डर भी थी, रकम भी मुंतकिल, और बहुत से सबूत नैब को मिले जो रेफरेंस से भी लिखे हुए हैं कि कितनी अमाउंट्स अकाउंट से ट्रांसफर हुई। तो आखिर नैब उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इस ब्रेक के बाद उठाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने ईडन हाउसिंग स्कैम के हवाले से जो उनके मालिक हैं डॉक्टर अमजद, उनकी वफ़ात हुई। वफ़ात के वक्त एहतजाज हुआ, जो कि दिलखराश मनाजिर थे। एहतजाज के हम देख रहे हैं कि मैयत के साथ एहतजाज हो रहे थे, और मुतासरीन के जायज़ मुतालबात थे कि उनका हक जो है वो उसकी हक तलफी हुई है, और उनको अपनी रकम जो है वापस चाहिए। बहुत से अहम सवालात उठा रहे हैं, बहुत से अहम डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा रहे हैं इस केस से मुतल्लिक। एक अहम बात जो हमने नैब से पूछी और हमें ज़राए से बताया गया, हमने जब पूछा कि डॉक्टर अमजद की वफ़ात के बाद केस का क्या होगा, तो हमें बताया गया जी कि डॉक्टर अमजद, उनकी अहलिया, उनके जो साहबजादगान हैं यानी मुस्तफ़ा मुर्तज़ा अमजद, उसके अलावा उनकी अहलिया अंजुम अमजद, ये जब सब कुछ चल रहा था तो ये बराबर के शेयर होल्डर्स थे, डायरेक्टर्स थे, ऑपरेशनल मामलात में थे। न सिर्फ ये बल्कि नैब के पास सबूत हैं ठोस कि उनकी बैंक स्टेटमेंट्स के अंदर पैसे ट्रांसफर हो रहे थे, यानी जो इंस्टॉलमेंट्स लोग दे रहे थे, ये सारी 11,000 लोगों की इंस्टॉलमेंट्स ये अकाउंट्स में बेनिफिशरीज के तौर पर ट्रांसफर हो रही थी इनके। तो मुतासरीन को ये इस पर जहन में रखना चाहिए कि जिम्मेदारान बराबर के वो भी हैं। तो अब ये उनकी एक अक्यूज की वफात से ये फ़र्क नहीं पड़ेगा रेफरेंस पे, और हम जो है इस पर रकम करेंगे, और 25,000 रुपये हमने इस पर पैसे भी उनके जो असास हैं वो हमने फ्रीज किए हुए। तो तसल्ली होती है आपको इससे रमीज राजा साहब, इस बात से? जी तसल्ली हमारी तब भी होगी जब तमाम मुतासरीन को उनके हकूक़ दिए जाएंगे। हमारा मुतालबा यही है कि बहुत सारे लोग जो है ना हमारे मुतासरीन वो इस दुनिया से जा चुके हैं, और बहुत सारे मुतासरीन ऐसे हैं जो अभी भी बीमार हैं, अस्पतालों में दाखिल हैं। उनकी यही ख्वाहिश है कि क्या उनकी ज़िंदगी में उनकी दी हुई रकूम उनको मिल सकेंगी,
क्या वो ही यही सोचते इस दुनिया से चले जाएंगे और अपनी औलाद को बताएंगे कि यहाँ पे मैंने प्लॉट लिया था, यहाँ से पैसे मिलेंगे तो आप ले लेना जाके। तो ये नैब की जिम्मेदारी है कि मुतासरीन का ख्याल करे और इनके मामलात को जल्द अज जल्द वाइंड अप किया जाए। इतना डिले ना किया जाए इस केस को कि ये हल तलब ही ना रहे। और बराबर के जो जिम्मेदारान हैं जिनका मैंने हवाला दिया, उनकी अहलिया वो तो यहाँ पर है ना लाहौर में इस वक्त, रमीज राजा साहब? जी बिल्कुल लाहौर में है, उनको गिरफ्तार किया जाए। इस केस में कोई गिरफ्तारी डालेंगे, नैब कोई प्रेशर बनाएगा, उनकी प्रॉपर्टी नीलाम करने के अहकाम जारी करेंगे तो ये केस आगे बढ़ेगा। नहीं तो वो तो कहेंगे जी हमने वो मर गया डॉक्टर अमजद, आप जाने वो जाने, हम नहीं जानते। इस तरह तो ये केस लटका रहेगा। हम नहीं चाहते ये केस इस तरह लटके। हम चाहते हैं कि ये केस जल्द अज जल्द इसको वाइंड अप किया जाए और इसमें गिरफ्तारियाँ डालें। आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं है। पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड है और इस फ्रॉड में देखिए आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं है। अच्छा, मैं मज़े की इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब हमने 2018 में उस वक्त डीजी हमारे पास प्रोग्राम में थे शहजाद सलीम साहब, तो हमने उनसे पूछा था कि गिरफ्तारी का, तो उस वक्त वो कह रहे थे कि नैब तो चाहता था कि ये बाहर ना निकल सकें, पूरी कोशिशें की थी ECL में और ये वो, लेकिन वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया था। लेट्स से दिस, उन्होंने क्या कहा था, लेट्स से दिस फर्स्ट। 12 जनवरी को ये केस अथराइज किया है इसी साल 12 जनवरी को। सिर्फ 10 दिन के बाद नैब ने फौरन खत लिखा जिसको इनके मुल्जमान, जो 4 मुल्जमान हैं, 2 ये मियां बीवी हैं डॉक्टर अमजद और उनकी मिसेस, और 2 इनके बेटे हैं जो कि आपके इल्म में है कि एक बेटा दामाद है इफ्तिखार चौधरी साहब का। नैब ने उसी वक्त कहा कि इनको ECL में डाला जाए, लेकिन इसके बावजूद रिमाइंडर दिए और वो इस पूरे प्रोसेस के, इस लेटर के लिखने के 2 महीने तक भी पाकिस्तान में थे और 2 महीने के बाद वो पाकिस्तान से भागे। अब हमने जब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से बात की तो उनका यही था कि हम आपको इसमें मुकम्मल सपोर्ट करते हैं, आप हमें सिर्फ रिक्वेस्ट भेज दें। जब हमने रिक्वेस्ट भेजी तो उन्होंने एक और ऑब्जर्वेशन लगा दी कि नहीं वो तो हम बाद में करेंगे, पहले आप ऐसे करेंगे, इसके प्रोक्लेमेशन लेकर आए। तो ये इस पर मामला हुआ जिस तरह वो मुल्क से फरार हो गए, लेकिन अब वो मुल्क में जैसे उनकी अहलियाँ हैं और बराबर की जिम्मेदार हैं, नैब खुद कह रहा है, नैब रेफरेंस में लिखा हुआ है। तो शहजाद भट्टी साहब ये कह रहे हैं उनको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहा नैब अभी प्रेशर बनाने के लिए? चले, डॉक्टर अमजद की तो तबीयत खराब थी, मैंने पूछा भी, वो कहते हैं जी तिब्बी मामला थे, नहीं कर सकते थे अरेस्ट, इनको तो अरेस्ट कर सकते हैं नैब। इनके 11,000 मुतासरीन की पुकार है, ये इनका मुतालबा है। सफान बिल्कुल ये एक डेफिनेट सी बात है। नैब पहले डॉक्टर अमजद के पीछे थी कि किसी तरह उसको गिरफ्तार करे, लेकिन उनकी जमानत थी। अब अगर जमानत उनकी मंसूख हो गई है उनकी बेगम की, हालांकि ये सबसे आखिरी अल्टरनेटिव होता है नैब के पास कि किसी औरत को गिरफ्तार करना, जबकि अगर बहुत ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि इस वक्त प्ली बार्गेन की बातचीत चल रही है, अगर नैब देखती है कि वो बात आगे सिर्फ टाइम गेन कर रहे हैं तो नैब, मेरा नहीं ख्याल कि वो अरेस्ट करने में कोई दरेक करेगी। और ECL भी अगर हो चुकी है तो अब डेफिनेटली वो अंजुम साहिबा जो है वो बाहर नहीं जा सकेंगी मुल्क छोड़कर। तो नैब ने काफ़ी अपने को अरेंजमेंट किए होंगे इस सिलसिले में, क्योंकि अगर प्ली बार्गेन की बात पहले भी उनके साथ चल रही थी तो वो भी मेरा ख्याल है इसी नुक्ता नज़र से है। लेकिन एक चीज़ जो रमीज़ राजा साहब बात कर रहे हैं, ये याद रखिए कि ये जो हाउसिंग स्कीमों के अंदर जो नैब ये काम कर रही है, नैब अगर ये रेगुलेटर कर रहा होता, अपना ड्यूटी पूरी कर रहा होता तो नैब तक ये बात ना आती, लेकिन रेगुलेटर काम नहीं कर रहे। लेकिन ये देखिए कि रमीज राजा साहब ने जब पैसे जमा कराए थे तो उस वक्त उनकी क्या वैल्यू थी, और आज अगर इनको जो पैसे मिलेंगे तो क्या ये 3 मरले, तो क्या ये 1 गज, उस पैसों में 1 गज जमीन लेनी जो है उस जगह के ऊपर मुश्किल है। तो ये बहुत बड़ा धोखा होता है इन लोगों के साथ, जिन लोगों के मुतासिरीन के पैसे जो हैं, ओरिजिनल पैसे इनको वापस मिलेंगे, उसमें भी ये कुछ भी नहीं बेचारे खरीद सकेंगे। तो ये एक जो हमारी रेगुलेटर्स हैं उनकी बहुत बड़ी वीकनेस है कि ये मुतासिरीन के पीछे इनका ख्याल नहीं करते। हाउसिंग स्कीमें जो है माफ कीजिएगा, मशरूम की तरह निकलती आ रही हैं और नैब ने कई सैकड़ों ये स्कीमें जो हैं इनके पैसे जो है लोगों तक पहुंचाए हैं, मुतासिरीन तक पहुंचाए हैं। लेकिन शहजाद भट्टी साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि ये जो 13 अरब और 25 अरब का मामला है, जो जिस वजह से ये कि आप कह रहे हैं कि 25 बिलियन अमाउंट है, तो सर ये जो रेफरेंस पे लिखा हुआ है, द अक्यूज्ड पर्सन्स अक्वायर्ड एसेट्स प्रॉपर्टीज फ्रॉम द क्राइम प्रोसीड्स ऑफ जनरल पब्लिक, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दीज अक्यूमुलेटेड एसेट्स,
aforesaid assets is also determined, evaluated by evaluator in order to calculate the gain obtained by the accused persons from crime proceeds amount. Potential value of these assets are, जो मैंने बताया, 17.8 बिलियन, डेवलपमेंट कॉस्ट करें तो 27.3 अरब, रिलाइजेबल वैल्यू 25 अरब। ये तो उनके एसेट्स की वैल्यू है भट्टी साहब, जो मुतासरीन के पैसे हैं वो 13 अरब रुपए हैं। देखिए तो ये फर्क क्यों है, मतलब क्राइम 13 अरब का है या 25 अरब रुपए का? फर्क इसलिए है 25 अरब रुपए का। अच्छा। 13 अरब उस वक्त थे जो उन्होंने पैसे लिए, 13 अरब से उन्होंने जो एसेट खरीदे उनकी आज वैल्यू 25 अरब रुपए है। तो लिहाजा अब वो एसेट जो इन मुतासरीन के हैं उनके नहीं है, पैसे इनके पैसे जो उस वक्त 13 अरब लिए थे वो उन्होंने जो उससे जमीन खरीदी उसकी आज वैल्यू 25 अरब है। तो नैब बिल्कुल सही है कि वो 25 अरब दें या पूरे एसेट नीलाम हो उनके। और मरियम साहबा, आप लास्टली आपसे पूछूंगा, मरियम साहबा लास्टली आप मुतालबा आप क्या करेंगे, क्योंकि आज इस पर ये अहम मामला अभी हुई, तदफीन हुई, अभी मामला है, आप क्या कहेंगे? अरेस्ट हो उनकी, अहलिया अरेस्ट हो, किस तरह से मामला आगे बढ़े, जो उनकी बेवा अरेस्ट हो, को किस तरह से आप चाहेंगे, क्या मुतालबा क्या होगा आपका? मुतालबा हमारा नैब से यही है कि जल्द से जल्द इस मामले को जो है हल करें। डॉक्टर अमजद को तो मोहलत दी अल्लाह ताला ने, वो तो चला गया है, लेकिन जो उसके लवाहकीन रह गए हैं, अब ये देखें वो इस पसमानदगी की हालत में गया है कि बेटों को जो है वो बाप को जनाजे को कंधा देना नसीब नहीं हुआ। तो ये उसकी बेवा को चाहिए कि ये बाकी लोगों के ऊपर रहम करें और उनका कुछ ख्याल करें, और कम से कम उनका, अगर ये लोगों को उनका हक वापस कर देंगे तो वो अपने शोहर की बख्शिश का भी सामान कर देंगे।